सभी को मेरा नमस्कार। आप वीडियो देख रहे हैं इजी कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी जो शुरुआत पहले हुई थी, जिसमें हमने स्कूल वाले बच्चों के लिए, जो खासकर कॉमर्स वाले बच्चों के लिए जो ऑनलाइन टेस्ट लिया था, उसके लिए जो डिटेल आंसर वीडियो बनाई थी, उस पर अच्छा रिस्पांस बढ़िया दिया आपने। तो उसी को देखते हुए मैंने एक और वीडियो बनाने का निर्णय किया है, जो कि एस्टेट सीटेट प्रेजेंट जो टीचर है, जो टीचिंग कर रहे हैं, इन फ्यूचर जो टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए यूज़फुल रहेगी और नेट वाले एग्ज़ाम के लिए भी यूज़फुल रहेगी। तो जो टिप्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में, अगर आप उनको अपनी ड्यूरिंग टीचिंग करते हुए आप उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो फिर यकीन मानिए कि आप इफ़ेक्टिव टीचिंग कर पाएंगे। मतलब कम मेहनत करते हुए अच्छा रिजल्ट देने में आप कामयाब रहेंगे। तो आज का मेरा वीडियो जिस टॉपिक पे है वो है हाउ टू मेक टीचिंग इफ़ेक्टिव। हम अध्यापन कार्य को प्रभावशाली कैसे बनाएं। तो टीचर टीचिंग करते हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर उतना इफ़ेक्ट वो डाल नहीं पाते हैं जितनी वो मेहनत करते हैं। सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज होती है उनको, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनका अगर अध्यापन कार्य में जो जाना चाहते हैं या जो अभी अध्यापन कार्य में हैं, अगर वो इन सारी चीज़ों को समझ लें और सिर्फ समझने तक सीमित ना रखें, उनको इम्प्लीमेंट भी करें जब वो टीचिंग करें, तो आप ज़रूर एक प्रभावशाली अध्यापक बन पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ़ेक्टिव टिप्स, अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो ही ये टिप्स काम करेंगी, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि टीचिंग क्या होती है। यह टीचिंग भी शुरू करने से पहले मैं ये आप लोगों की जानकारी में डाल दूं कि हम सब अधिकतर जो है ना, वो शिक्षा का अर्थ नहीं समझ पाते अच्छे से। तो एक सिंपल और सीधी सी लाइन में मैं आपको शिक्षा का अर्थ पहले बता देता हूँ, और आपको कहीं बुक्स में ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, वाकई में शिक्षा का अर्थ यही होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी, शिक्षा वह है जो अज्ञानता को दूर करे। ठीक है, यानी कि शिक्षा वह है जो अज्ञानता को दूर करे। यानी कि अगर मुझे पता है कि ये चीज़ ठीक है, उसके बावजूद मैं उसको नहीं करता हूँ, देन आई एम अनएजुकेटेड, मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। या फिर मैं कहूँ कि मुझे पता है कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी, उसके बावजूद मैं उसको करता हूँ, तो भी मैं अनएजुकेटेड पर्सन कहलाऊँगा। जैसे कि रेलवे फाटक बंद होता है, उसके बावजूद लोग उसके नीचे से निकलते हैं, जबकि सबको पता है कि अगर रेलवे फाटक बंद है तो हमें वहाँ पर रुक जाना है, ट्रेन पहले जाएगी और सड़क पर चलने वाले उसके बाद जाएंगे। अगर उसके बाद भी हम फाटक के नीचे से या इधर उधर से रास्ता बनाकर निकलते हैं, तो फिर मैं अपने आप को एजुकेटेड ना कहूँ तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो शिक्षा का एक साधारण सा अर्थ होता है, फिर से लाइन रिपीट कर देता हूँ, याद करने में आसानी रहेगी। शिक्षा वह है जो अज्ञानता को दूर करे, मतलब मेरे अंदर ज्ञान का सर्जन करे, मुझे तरह तरह की चीज़ें बताएं, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, इस तरह की चीज़ें। तो चलिए हम टॉपिक पे आते हैं वापस, जिसके लिए आज वीडियो बनाई जा रही है। तो क्वेश्चन अराइज होता है दिमाग में, व्हाट इज़ टीचिंग, क्योंकि टीचिंग के ऊपर बेस्ड है आज सारा का सारा मेरा टॉपिक। तो एक सिंपल सी लाइन है, टीचिंग इज़ ए रिलेशनशिप विच हेल्प्स द चाइल्ड टू डेवलप ऑल हिज पावर्स। हमने चाइल्ड साइकोलॉजी में पढ़ रखा है, स्टूडेंट जो है वो अपने साथ में टैलेंट लेके पैदा होता है, और हमें सिर्फ उसको पहचानना है और उसको बाहर निकालना है। हमने अपनी बुक में पढ़ा है, और टीचिंग भी सेम टू सेम ऐसे ही है। हम एक ऐसा स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं जब हम टीचिंग करते हैं। कैसा कि हम उस बच्चे के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को हम उसको बाहर निकालने की सहायता करते हैं। हिंदी में अगर बोले तो शिक्षण एक ऐसा संबंध है जो बालक की शक्तियों की विकास में सहायता करता है। तो वही है, बच्चा पहले से ही टैलेंट लेके पैदा होता है, हमें सिर्फ क्या करना होता है, उस टैलेंट को पहचानना है और उसको इम्प्रूव करना है, उसको आगे बढ़ने में सहायता करना है। एक और डेफिनेशन देखिए, टीचिंग इज ए सेट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट आर डिज़ाइन एंड परफॉर्म्ड टू प्रोड्यूस चेंजेस इन स्टूडेंट्स बिहेवियर। स्टूडेंट के बिहेवियर
को अच्छा बनाने के लिए जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं, परफॉर्म करते हैं, यानी कि क्लास के जाकर जब हम परफॉर्म करते हैं, डिज़ाइन मतलब पहले से एक खाका सा तैयार कर लेते हैं, मैप सा तैयार कर लेते हैं, उन सभी एक्टिविटीज़ के सेट को हम टीचिंग कहते हैं। यहाँ स्टूडेंट बिहेवियर की बात हो रही है। यहाँ स्टूडेंट बिहेवियर का मतलब ये नहीं है कि अच्छा बुरा दूसरों की मदद करने वाला नहीं। यहाँ स्टूडेंट्स बिहेवियर का मतलब ये है जो चीज़ वो पहले नहीं जानता और जानने के बाद जो उसके बिहेवियर में चेंज आया उसको हम स्टूडेंट बिहेवियर यहाँ कहेंगे। ठीक है, तो टीचिंग का मतलब क्या होगा? शिक्षण एक ऐसा संबंध है जो बालक में छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालने, विकास करने में उनकी सहायता करता है। चलिए, अब अगला जो है वो पॉइंट आता है नेचर ऑफ टीचिंग। असल में टीचिंग है कैसी? सबसे पहला ट्रायंगुलर प्रोसेस, मतलब आगे मैं तुम्हें इसका डायग्राम दिखाऊंगा बच्चों सभी को और टीचर्स को। ट्रायंगुलर प्रोसेस का मतलब आगे पूरा डायग्राम आएगा तो उसमें देखिएगा। ट्रायंगुलर का मतलब होता है त्रिभुजाकार, यानी कि टीचर, देन स्टूडेंट और देन करिकुलम और मे बी एनवायरनमेंट। ठीक है, टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। डायग्राम जब आएगा उस टाइम पर डिटेल में समझते हैं। सेकेंड वाले पॉइंट पर चलते हैं। इट इज़ टू वे प्रोसेस। टीचिंग हो रही होगी तो लर्निंग जरूर हो रही होगी, और जहाँ लर्निंग हो रही है कहीं ना कहीं हम दूसरे से सीख रहे होंगे। जैसे अगर हम फिल्मों की बात करें तो हम बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हीरोज़ या हीरोइंस होती हैं, उनकी एक्टिंग देखकर और उनको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। अब वो एक्टर तो सिखा नहीं रहा, लेकिन कोई ना कोई लर्निंग कर रहा है, और जहाँ लर्निंग हो रही होगी तो किसी को देखकर हम सीख रहे होंगे। तो सीखना और सिखाना दोनों इकट्ठे चलते हैं, अलग अलग नहीं चलते हैं। फिर उसके बाद में है डिफरेंट लेवल। तो अलग अलग लेवल होते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल, जहाँ पर बच्चा अंडरस्टैंड करके करता है, इस प्रकार के लेवल हैं। आगे डिटेल में आएंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ उसमें। प्री प्लान प्रोसेस। टीचिंग एकदम से नहीं हो सकती। क्लास में जाएं और एकदम से जाकर और आप पढ़ाना शुरू कर दें, नहीं, फिर आप अच्छी टीचिंग नहीं कर पाएंगे। हम इस वीडियो के अंदर इफ़ेक्टिव टीचिंग बनाने के जो हैं वो टिप्स ढूंढ रहे हैं। तो प्री प्लान्ड होती है, पहले से ही हम सोच समझ कर जाते हैं कि मुझे क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कितने उदाहरण लेने हैं, कितने बच्चों से मुझे प्रश्न पूछने हैं, कैसे बोर्ड का मैंने यूज़ करना है, कब कब मैंने बोर्ड का यूज़ करना है, कितना होमवर्क देना है, कैसा होमवर्क देना है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैं पहले से ही प्लान करके जाता हूँ। तो टीचिंग जो है वो प्री प्लान्ड प्रोसेस होती है। फिर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। पिछली वीडियो में भी हम ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ही जो है ना वो बार बार बातें कर रहे थे। ऑब्जेक्टिव तो टीचिंग भी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होती है। जब हम क्लास के अंदर जाते हैं, कोई भी टॉपिक लेके जाते हैं, मान लो मैं ट्रायल बैलेंस, कॉमर्स का टीचर हूँ तो ट्रायल बैलेंस लेके जाता हूँ, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो मैं ये ट्रायल बैलेंस बच्चों को सिखाऊंगा वो बच्चों को समझ में आ जाएगा। और क्या क्या समझ में आ जाएगा, तो वो सारे ऑब्जेक्टिव्स हम पहले से ही बना कर चलते हैं। बिना ऑब्जेक्टिव्स के कभी भी टीचिंग नहीं हो सकती, फिर तो इधर उधर की बातें होंगी। यानी कि जब हम टीचिंग करते हैं, जब तक उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट ना निकले जो मैं सोच के गया हूँ कि ऐसा होगा, तब तक मैं उसको टीचिंग नहीं कह सकता। देन गाइडेंस। टीचिंग तो अपने आप में गाइडेंस होती है। हम बच्चे को याद कहाँ करवाते हैं, हम तो उसको गाइड करते हैं कि ऐसा करना है, वैसा करना है, इसको याद कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये ऐसे होगा, वो ऐसे होगा। तो एक्चुअल में क्या हो रहा था, वह हम उसको गाइड कर रहे होते। तो टीचिंग एज ए गाइडेंस भी काम करती है। देन चाइल्ड सेंटर्ड। आज के समय में तो चाइल्ड सेंटर्ड है। पहले जो है पुराने समय में होती थी टीचर सेंटर, जैसे कि आश्रम प्रणाली थी। अध्यापक बोलता था और सारे छात्र सुनते थे। अध्यापक कहता था ये याद करो, सभी छात्र याद करते थे। लेकिन आज का समय बदल गया। आजकल चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है वो जैसे जैसे हो गई है, तो उसी प्रकार से हमारी टीचिंग भी चाइल्ड सेंटर्ड होगी। हमें हर बच्चे को ध्यान में रखते हुए अपनी टीचिंग जो है वो पहले से प्लान करनी होती है। मेरी क्लास में इंटेलिजेंट बच्चे भी मिलेंगे, मेरी क्लास में एवरेज बच्चे भी मिलेंगे, मेरी क्लास में स्लो लर्नर्स भी मिलेंगे। तो मुझे किस प्रकार से अपनी टीचिंग जो है वो सेंट्रलाइज करनी है, वो सारी की सारी टिप्स काम करेगी उनके ऊपर। उसके बाद टीचिंग आर्ट एज वेल एज साइंस। तो आर्ट और साइंस का मतलब क्या था? आर्ट होता है किसी चीज़ को मैं कितने अच्छे से परफॉर्म कर दूं, ठीक है। तो टीचिंग में कितने अच्छे से परफॉर्म कर दूं कि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। और साइंस का मतलब होता है स्टेप टू स्टेप, सिस्टमेटिक ढंग से किसी कार्य को करना। तो टीचिंग भी सिस्टमेटिक ढंग से ही कार्य करती है। इसी जो मैंने ये सीरीज़ शुरू की है टीचिंग वाली, इसी सीरीज़ के अंदर आप
आगे जाके जान जाएंगे कि हम कैसे स्टेप टू स्टेप चलकर जो है वो अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर देते हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर आप ये सारी टिप्स फॉलो करेंगे तो अगर आपने इन सभी टिप्स को इम्प्लीमेंट किया तो गारंटीड है कि आपकी टीचिंग अपेक्षाकृत दूसरे टीचर से बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आप बेट लगा सकते हैं, पैसे वाली बेट नहीं लगानी हमें, चैलेंज वाली करते हैं। चैलेंज करता हूँ आपको, आप इम्प्लीमेंट कीजिए ये सारी की सारी टिप्स। बच्चे अगर आपके पीछे नहीं आए कि सर मैम हमारी क्लास ले लीजिए, या फिर आपको जो है वो बच्चे कॉम्प्लीमेंट ना दें। एक बच्चे ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था, सर कल मैंने सुपर 30 देखी थी और उसमें जो टीचर था वो आपकी तरह पढ़ा रहा था। मैंने कहा क्या ऐसे पढ़ा रहा था, तो बोला वो आपकी तरह एग्जाम्पल्स देता है। तो अपना अपना तरीका हो सकता है, मुझे एग्जाम्पल्स दे के पढ़ाना पसंद है, कई पढ़ाकर फिर एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। बाद में आएगा डिडक्टिव अप्रोच वगैरह वगैरह, वो सारी हम बाद में करेंगे, अभी इसी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो ये नेचर ऑफ टीचिंग था। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर उसके बाद आएगा फैक्टर इफेक्टिंग टीचिंग। हमारी टीचिंग को इफेक्ट भी कर सकते हैं। मैं सारी चीज़ें अच्छे से जानता हूँ, उसके बावजूद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं मेरी टीचिंग को जो है वो प्रभावित कर जाती हैं। जैसे कि सबसे पहले पॉइंट आएगा पर्सनल फैक्टर्स, जैसे फैमिली कंडीशन। ठीक है, फैमिली के अंदर मान लो हम हैं और फैमिली में टेंशन क्रिएट रही, किसी भी बात को लेकर झगड़ा हो गया या खींचातानी हो गई या कोई मिस हैपनिंग हो गई, देन अगले दिन जब मैं क्लास में जाऊंगा पढ़ाने के लिए तो मेरे माइंड में वो सारी चीज़ें चल रही होंगी, जिससे क्या होगा कि मेरी टीचिंग जो है वो प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगी। देन स्कूल की कंडीशन। मैं तो आईसीटी के थ्रू पढ़ाना पसंद करता हूँ। मुझे प्रोजेक्टर मिल जाए तो मुझे पढ़ाने में बहुत आनंद आएगा, लेकिन स्कूल में क्या प्रोजेक्टर मिलेगा? अगर है तो क्या स्कूल में लाइट रहती होगी? तो ये सारी चीज़ें जो स्कूल की कंडीशन पे डिपेंड करेगा। फिर स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है, हेल्दी इन्वायरमेंट है, क्या सपोर्ट मिल रहा है आपको पढ़ाने के लिए, क्या आप जिस प्रकार से आप क्लास को मैनेज करना चाहते हैं उस प्रकार से क्या आप क्लास को मैनेज कर पाते हैं, डिस्टर्बेंस कितनी है, दूसरे टीचर कितना सहयोग करते हैं, आपके स्कूल के प्रिंसिपल कितना सहयोग करते हैं। तो वो सारी स्कूल की कंडीशंस जो हैं वो हमारी टीचिंग को प्रभावित करेंगे। देन इंटेलेक्चुअल फैक्टर, ये तो है भी सबसे ज़रूरी, और साइकोलॉजिकल फैक्टर। चलिए, तो इंटेलेक्चुअल फैक्टर तो वो हो गया कि मैं दिमागी रूप से कितना स्ट्रांग हूँ और मैं कितनी जल्दी चीज़ों को पकड़ता हूँ, बच्चे के मन को कितनी स्थिति को जितनी जल्दी पकड़ता हूँ। और फिर तीसरा है हमारा साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड, कैसा है मेरा, मैं टीचिंग के प्रति अपनी सोच क्या रखता हूँ, मेरा इंटरेस्ट कहाँ पर है। जैसे मैं कॉमर्स का टीचर हूँ और मैं शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखता हूँ, तो इससे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें आती हैं तो मेरा टीचिंग ऑटोमेटिकली और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है। मैं उदाहरण देना पसंद करता हूँ, तो जब इस प्रकार के चैप्टर आते हैं जिसमें उदाहरण बहुत ज़्यादा दिए जा सकते हैं तो वहाँ मैं अपने आप को बहुत अच्छे से कंफर्टेबल फील महसूस करता हूँ। एटीट्यूड किस प्रकार का रखता हूँ मैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो हमारे टीचिंग को प्रभावित करते हैं। फिर इमोशंस, मैं टीचिंग को कितना सीरियसली लेता हूँ, बहुत बड़ी चीज़ है। जितना सीरियसली मैं लूँगा उतनी ही टीचिंग इम्प्रूव होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो मेरी टीचिंग को इफ़ेक्ट करते हैं। इनमें से जो भी आप लोगों की लाइफ के अंदर जिस भी दिन आएगा उस दिन आपकी टीचिंग ज़रूर प्रभावित होगी। तो अब अगर इन पे काबू पाना की कोशिश करेंगे तो टीचिंग उतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगी जितनी अक्सर होती है। चलिए, अब आगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अभी हमने पीछे बात की थी टू वे प्रोसेस है, टीचिंग चलेगी तो लर्निंग चलेगी, लर्निंग हो रही होगी तो कहीं ना कहीं टीचिंग ज़रूरी होगी। तो ये प्रोसेस जो ट्राइपोलर आया था, अब ये वो ट्राइपोलर वाला डायग्राम आ रहा है जो मैंने आप लोगों को बताया था। ये है ट्राइपोलर, टीचर टीचिंग है तो लर्निंग और करिकुलम, ये आपस में जुड़े हैं। आप इनमें से तीनों में से किसी एक को हटा कर दीजिए। टीचर है, स्टूडेंट है, लेकिन पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, करिकुलम मैंने हटा दिया। तो टीचर है, स्टूडेंट है, पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, तो कोई प्रोसेस नहीं होगी, कोई जो है वो लर्निंग नहीं हो रही होगी। टीचर है, सिलेबस है, लेकिन बच्चे नहीं हैं, तो भी टीचर जो है वो टीचिंग नहीं कर पाएगा। स्टूडेंट है, करिकुलम है, लेकिन टीचर नहीं है, बच्चे रट तो लेंगे लेकिन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, और अक्सर समझी हुई चीज़ें ही लाइफ में जो है वो काम आया करती हैं। तो ये ट्राइपोलर जो पहले आया था ये वही वाला। चलिए, अब स्टेजेस ऑफ टीचिंग, कैसे कैसे टीचिंग जो है वो मेरी आगे बढ़ती है। सबसे पहले लेसन प्लान,
एक बार मैं बोल देता हूँ, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन, देन कंक्लूजन और फिर इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले लेसन प्लान, उसमें आता प्री प्लान प्रोसेस है। तो लेसन प्लान मैं आप लोगों को जो है वो इसी सीरीज़ के अंदर सिखाऊंगा कि लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। बीएड वाले बच्चे या जेबीटी वाले बच्चे जो हैं उनके काम आएगा, या इन फ्यूचर जो टीचर बनना चाहते हैं उनके काम आएगा। और धीरे धीरे जो है वो गवर्नमेंट भी जो है वो लेसन प्लान टीचर्स के लिए कंपलसरी करती जा रही है धीरे धीरे कि आप लेसन प्लान लिखिए, चाहे छोटा लिखिए भले ही, लेकिन धीरे धीरे जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो हम सभी जो है वो टीचर डायरी में लेसन प्लान की तरह जो है वो अपना डेली रूटीन की चीज़ें लिखा करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लेसन प्लान करते हैं, यानी कि पहले से प्लानिंग कर रहा हूँ मैं 1-1.5 घंटा या 1 दिन पहले कि मुझे जाके क्लास के अंदर क्या करना है। दूसरा, जब लेसन प्लान मैंने कर दिया, मैं क्लास में जाता हूँ तो जो मैंने तैयार किया उसकी मैं प्रेजेंटेशन करता हूँ, प्रस्तुतिकरण करता हूँ कि ये होता है, वो होता है, ऐसे होता है, तुम बताओ, बोर्ड पर लिखा वगैरह वगैरह। ये सारी मैंने पहले से ही जो है वो लेसन प्लान के अंदर डिसाइड कर ली थी कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, एक्सेट्रा। देन कंक्लूजन, जब मैं प्रेजेंटेशन अपनी प्रस्तुत करता हूँ, मान लो 40 मिनट की क्लास है, उसमें से मैंने आधा घंटा जो है प्रेजेंटेशन दी, लास्ट के 5 मिनट 10 मिनट जैसा भी मुझे समय लगेगा तो मैं उसमें कंक्लूड कर दूंगा कि आज ठीक है बच्चों, आज हमने इसके बारे में पढ़ा, ऐसा पढ़ा, ये होती है, वो होती है वगैरह। और फिर लास्ट में इवेल्युएशन कर लूँगा। ठीक है बच्चों, अब तुम मुझे बताइए कि ये क्या है, वो क्या है, और होमवर्क वगैरह वो सारा का सारा मैं दे दूँगा। तो ये 4 स्टेजेस जो है वो टीचिंग की होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। टीचिंग स्किल्स सबसे ज़रूरी चीज़ है। आप इस चीज़ को अगर सीख गए और इम्प्लीमेंट कर दिया तो फिर आप टीचर मंडली के अंदर एक अलग से खड़े हुए टीचर नज़र आएंगे। होता क्या है ये जान लीजिए। ये टीचिंग स्किल्स मैं आपको 7-8 टीचिंग स्किल्स करवाऊंगा, अगर वो सारी की सारी इम्प्लीमेंट कर पाए तो सफिशेंट रहेगा। लेकिन उनकी अलग अलग वीडियो बनेगी, एक ही वीडियो में सारी चीज़ें संभव नहीं हो पाएंगी। आज सिर्फ टीचिंग के जो रिलेट करती हैं चीज़ें मैं सिर्फ वहाँ तक सीमित रखूँगा। तो टीचिंग स्किल क्या होती है? इंस्ट्रक्शन प्रोसेस विच ए टीचर यूज़ ड्यूरिंग टीचिंग। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम टीचिंग के दौरान जो है वो यूज़ करते हैं, टीचर यूज़ करता है। और ये सारी चीज़ें इम्पॉसिबल को क्या बना देती हैं, जैसे पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, पॉसिबल कर देती हैं। जी हाँ, पॉसिबल कर देंगी वो सारी चीज़ें। आपको याद होगा, आपके अध्यापक या आपने कभी किया होगा, बच्चे शोर कर रहे हैं तो हमने लेक्चर स्टैंड या बेंच पीटना शुरू किया होगा, चाहे वो पेन से पीटा हो चाहे हाथ से पीटा हो। आप वीडियो देखते रहिएगा इस सीरीज़ की पूरी, और इस चीज़ की गारंटी है आप लेक्चर स्टैंड बेंच पीटना जो है वो छोड़ देंगे। और ऐसी ट्रिक पता चल जाएगी आपको, बच्चे शोर भी कर रहे हैं तो विद इन मिनट जो है वो पूरी क्लास शांत हो जाएगी। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग स्किल। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं। टीचिंग स्किल मुझे क्या क्या चीज़ें आएंगी और कैसा बना देगी वगैरह वगैरह। सबसे पहले है क्लोजर, ओल्ड विद न्यू नॉलेज। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो बच्चा पहले से जानता है और जो नई चीज़ मैं उसको सिखाना जा रहा हूँ, उनको मैं जितना ज़्यादा जोड़ पाया, जितना ज़्यादा नज़दीक ले पाया, उतनी ही टीचिंग आसान रहेगी और उतना ही बच्चों के लिए लर्निंग आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्लोजर। देन साइलेंस और नॉन वर्बल। कभी कभी बच्चे इशारों से ही समझ जाते हैं कि अध्यापक क्या कहना चाहते हैं। मान लीजिए 2 बच्चे जो है वो चुपचाप बातें कर रहे हैं, अगर आप क्लास के अंदर चुप हो जाएं पढ़ाते पढ़ाते तो ऑटोमेटिकली ध्यान एकदम से उन दोनों बच्चों का जो बातें कर रहे थे एकदम आकर्षण आपकी तरफ आ जाएगा कि एकदम से बातें हो रही थी, टीचिंग चल रही थी और एकदम से क्या एकदम चुप हो गए और वापस आ जाएंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा आपने बच्चों की चोरी पकड़ ली है जो चुपचाप बातें कर रहे थे, और आपने अपना काम भी कर दिया। ऐसे ही बेंच पीटने वाली भी चीज़ है। आप क्लास में जाते हैं या किसी सिचुएशन में बच्चे शोर करते हैं तो आप एकदम शांत मुद्रा में खड़े हो जाइए अपने लेक्चर स्टैंड पर या जहाँ पर भी आप खड़े होकर टीचिंग करना पसंद करते हैं, बैठकर टीचिंग करना पसंद करते हैं, तो फिर एकदम साइलेंस हो जाइए। तो आपका क्लास जो है वो अट्रैक्ट आपकी तरफ आ जाएगा वापस, और आप फिर शांत प्रिय जो है वो ढंग से क्लास को आगे बढ़ा सकते हैं। देन रेनफोर्समेंट, सबसे बड़ा रोल है इसका रेनफोर्समेंट। बच्चों को उत्साहित करना, बच्चों को मोटिवेट करना। आप जितना किसी कार्य के लिए, किसी भी कार्य के लिए, कि सामान्य ज़िंदगी में भी किसी को मोटिवेट करते हैं तो उसके बाद उस कार्य की करने की क्षमता, उसको सीखने की क्षमता जो है वो पहले से कहीं अधिक
हो जाती है। तो रेनफोर्समेंट के अंदर पूरी की पूरी एक स्किल है, मैं उसमें डिटेल में बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझ लें आप कि बच्चों को पढ़ाते समय उत्साहित भी करते रहना है। प्रश्न पूछा, बच्चे ने जवाब दिया, आपने उसको वैसे ही बिठा दिया, ठीक है बैठ जाए, या उसकी जगह मैं शब्द यूज़ करूँ वेरी गुड, आपने अच्छा जवाब दिया है, बैठिए, इस प्रकार से। या फिर क्लास में हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल बच्चे का नाम रवि है, तो रवि ने क्लास के अंदर सबसे अच्छा जवाब दिया। तो जैसे जैसे ये चीज़ें जब तब उसके मन में प्रभावित करेंगी, वो ऑटोमेटिकली मोटिवेट होता रहेगा और ज़्यादा अधिक पढ़ने के लिए। तो बच्चा अगर पढ़ेगा तो आपका काम ऑटोमेटिकली आसान होगा। उसके बाद है फ्लुएंसी ऑफ क्वेश्चन। फ्लुएंसी ऑफ क्वेश्चन जैसे कि नदी होती है, पहाड़ से गिरती हुई नदी, क्या आप उसके पास जो है वो बैठकर शांत प्रिय माहौल देख सकते हैं? नहीं, पहाड़ से गिरती हुई नदी जो है वो शोर करती है, लेकिन जैसे ही मैदानी इलाकों में आ जाती है तो उसके पास में इतना शांत प्रिय माहौल होता है कि उसके पास आप बैठकर आराम से बेशक से कविता लिख लीजिए, ठीक है। तो इसी प्रकार फ्लुएंसी ऑफ क्वेश्चन होना चाहिए, एक चीज़ के साथ जुड़ा हुआ, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा। यूँ नहीं हो कि 1857 की क्रांति पूछने के बाद में जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का क्वेश्चन पूछ लिया, फिर मंगल पांडे पूछ लिया, फिर उस पर इस प्रकार से जोड़ने से कभी भी आप अपनी टीचिंग को और बच्चों को उस टीचिंग के साथ में जोड़ नहीं पाएंगे। तो फ्लुएंसी ऑफ क्वेश्चन जो है वो होने चाहिए। चलिए, प्रोबिंग क्वेश्चन। प्रोबिंग क्वेश्चन के एक पूरा का पूरा स्किल है जिसको हम खोजपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन कहते हैं। तो क्या होता है कि हम प्रश्नों में से प्रश्न और उत्तरों में से प्रश्न निकालकर बच्चों की अधिक जानकारी बढ़ा देते हैं। एक उदाहरण दे देता हूँ, बाकी प्रोबिंग क्वेश्चन स्किल जब हम करेंगे तो उसमें मैं आपको उदाहरण दूंगा। जैसे मान लो बच्चों को हमने जनसंख्या वाला चैप्टर कल पढ़ाया था और आज मैं उसमें से प्रश्न पूछ रहा हूँ, ठीक है बच्चों, आप मुझे बताइए कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से कौन से नंबर पे है? तो किसी बच्चे ने जवाब दिया, सर फर्स्ट। अरे नहीं बेटा, फर्स्ट पे तो चाइना है, मैंने तो भारत के बारे में पूछा है। तो देखा आपने, इसमें बच्चों को ये पता चल गया कि चाइना जो है फर्स्ट नंबर पे है, जबकि हमारा टॉपिक जनसंख्या और भारत से रिलेटेड ही था। तो प्रोबिंग क्वेश्चंस इसी प्रकार के होते हैं कि बच्चों की अधिक से अधिक जानकारी और बढ़ जाए। अब प्रश्न पूछा था लेकिन बच्चों को नई जानकारी मिल गई। उसके बाद है अटेंडिंग बिहेवियर। अटेंडिंग बिहेवियर का मतलब होता है बच्चा क्लास के अंदर जो अपना बिहेवियर दिखाना चाहता है आप उसको देखें जरूर, अटेंड जरूर करें। जैसे आप पढ़ा रहे हैं और बच्चे के मन में कोई प्रश्न आया तो बच्चा जो है वो हाथ उठाकर बोलता है या कहता है मे आई आस्क वन क्वेश्चन मैम सर, इस तरह की, क्या मैं कोई प्रश्न पूछ सकता हूँ? तो आप उसको इस प्रकार करके, बैठ जा पहले, मुझे पढ़ाने दे, डिस्टर्ब मत कर, इस प्रकार की चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं होती। उससे क्या होगा कि बच्चा जो उसके अंदर इनिशिएशन करने की जो है वो पहल करने की जो उसने हिम्मत करी है वो फिर धीरे धीरे छोड़ देगा। तो हमें जो है वो अपना टीचिंग बीच में छोड़कर पहले उससे पूछना चाहिए, हाँ बच्चों बताओ, बच्चे बताओ क्या पूछना चाहते हो। तो उससे क्या होगा, देखो सबसे मेरे से किसी ने पूछा था, मैं एक्सटेंशन लेक्चर लेने गया था, मेरे से किसी ने पूछा कि आप किस प्रकार के बच्चों को पढ़ाना पसंद करेंगे या किस प्रकार की क्लास आपको पसंद है। तो मैंने उन्हीं बच्चों से पूछा कि आप बताइए। तो किसी ने कहा कि हमें इंटेलिजेंट क्लास पसंद है, किसी ने कहा हमें एवरेज, किसी ने कहा हमें लो, किसी ने कहा हमें मिक्स क्लास पसंद है। तो अगर मैं आपसे भी पूछूं आपको कौन सी क्लास पसंद है तो आपका भी उत्तर जो है वो यही रहेगा कि मुझे मिक्स क्लास पसंद है। लेकिन मेरा आंसर जो है वो वहाँ पर था कि मुझे ऐसी क्लास पसंद है जहाँ मुझे पढ़ाना ना पड़े। है ना, अजीब सा लगा, लेकिन इसका अर्थ जब मैंने उनको समझाया तो वो जो है वो सरप्राइज़ रह गए। मेरे कहने का मतलब है जहाँ मुझे पढ़ाना ना पड़े, इसका मतलब ये है कि मैं क्लास में जाऊँ और बच्चे जो हैं वो प्रश्नों की बौछार कर दें, सर ये क्या होता है, सर वो क्या होता है, सर ये बताइए, सर वो बताइए। जब बच्चा सीखने के लिए तैयार होगा ना तो टीचिंग करने में ऑटोमेटिकली मज़ा आएगा। और इसी सीरीज़ के अंदर हम बच्चों को इस प्रकार का माहौल, इस प्रकार से मोटिवेट कर देंगे कि बच्चा सीखने के लिए तैयार रहेगा, आपकी बात ध्यान से सुनेगा, तो अपने आप ही टीचिंग इम्प्रूव होती चली जाएगी। तो अटेंड बिहेवियर जरूर, बच्चे का बिहेवियर जरूर अटेंड करें। देन यूज़ ऑफ एग्जांपल्स, तो इसकी भी एक पूरी स्किल है, पूरी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। यूज़ ऑफ एग्जांपल मैंने शुरू किया था, एक बच्चे ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था कि आप सुपर 30 में जो टीचर था उसकी तरह आप पढ़ाते हैं, क्योंकि वो भी बहुत एग्जांपल्स देता है और आप भी एग्जांपल्स देते हैं। तो एग्जांपल कैसे देने हैं, कब देने हैं, किस प्रकार के देने हैं, किस लेवल के देने हैं, ये डिपेंड करता है फिर कि आप कैसे देते हैं। टॉपिक कुछ और पढ़ा रहे हैं, एग्जांपल कुछ और दे रहे हैं। जब मैं यूज़ ऑफ एग्जांपल्स पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर भी ये वाला उदाहरण रिपीट करूँगा जो आप लोगों के आगे अभी रिपीट कर रहा हूँ।
आप जो है वो नर्सरी केजी या फर्स्ट क्लास तक लगा लीजिए, वहाँ तक आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जमा घटा आपने सिखाया है, और फिर बच्चों से एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि बच्चों आपके पापा आपको 10,000 रुपये देते हैं और कहते हैं 7,000 रुपये का मोबाइल जाकर दुकान से ले आओ, तो दुकानदार कितने रुपए वापस देगा? तो बच्चे आंसर क्या देंगे? आप खुद सोच के बताइए। 3,000 रुपये ना, क्योंकि आपने जोड़ना घटाना सिखा दिया। लेकिन क्या ये एग्जाम्पल नर्सरी केजी जहाँ पर भी हम जोड़ना घटाना सिखाते हैं, पहली कक्षा मान लीजिए, तो क्या वहाँ पर ये उदाहरण जो है वो काम करेगा? क्या कोई पेरेंट्स अपने फर्स्ट क्लास के बच्चे को 10,000 रुपये देगा? क्या उसको कहेगा मोबाइल लिया? नहीं ना। तो इसका मतलब बेशक जोड़ घटा का क्वेश्चन था, लेकिन उस क्लास के स्टूडेंट जो वहाँ बैठे हैं उनके मानसिक स्तर के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं था। तो यूज़ ऑफ एग्जांपल्स पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तब आप और डिटेल में देख लीजिएगा। फिर उसके बाद एक्सप्लेनिंग का मतलब अक्सर हम ये मान के चलते हैं कि किसी भी कंसेप्ट को जब हम समझा रहे हैं तो उसके अंदर जो भी शब्द आए उस हर शब्द को एक्सप्लेन करते चलो, उस हर शब्द को खोल दो, उस हर शब्द को इतना आसान बना दो जो बच्चे जिससे फैमिलियर हो। तो एक्सप्लेनिंग की भी पूरी एक स्किल आएगी। तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम अपनी टीचिंग में एक्सप्लेनिंग को आसान बनाते हैं। देन पीपल पार्टिसिपेशन, ये तो बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बच्चों की भागीदारी अपनी टीचिंग में नहीं करवाओगे तब तक वो उनके लिए बोरियत होनी शुरू हो जाएगी, और फिर फिज़िकली प्रेजेंट होंगे और मेंटली जो है वो कहीं और चले जाएंगे। तो फिज़िकल पार्टिसिपेशन करना बहुत ज़रूरी है। बीच बीच में बच्चों को बोर्ड पर बुलाकर भी लिखवा सकते हैं। जैसे कि मान लो हिंदी वाले टीचर हैं और उन्होंने संज्ञा पढ़ाया, 2-4 उदाहरण उन्होंने दिए, फिर बच्चे को बोल दिया चलो ठीक है एक उदाहरण आकर बोर्ड पर लिखो। उससे क्या होगा, एक तो क्लास में अलर्टनेस रहेगी कि बच्चों के माइंड में रहेगा तुम्हारा नंबर आ सकता है। या फ्रंट में बुला सकते हैं, जोड़ घटा सिखानी है, 5 बच्चे बुला लिए सामने फ्रंट में, उसमें से 2 बिठा दिया, बताओ बच्चों कितने बच्चे जो हैं वो खड़े हैं और कितने बैठ गए। इस प्रकार से पीपल पार्टिसिपेशन करके हम क्लास के अंदर जो है वो इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं। देन यूज़ ऑफ चाकबोर्ड, ये तो सबसे ज़रूरी है। आजकल स्कूल एजुकेशन के अंदर चाकबोर्ड पर जो है वो खूब जोर दिया जा रहा है कि हर अध्यापक जो है वो एटलीस्ट चाकबोर्ड, जिसको हम ब्लैक बोर्ड के नाम से जानते हैं, वो छोड़ दीजिए। ब्लैक बोर्ड जाता हुआ हो गया, उसके बाद तो ब्लू बोर्ड, फिर ग्रीन बोर्ड भी आ गया था, आजकल वाइट बोर्ड चल रहे हैं। ठीक है, तो टीचर बोर्ड जो है वो चाकबोर्ड जो है वो कैसे यूज़ करना है, किस प्रकार से यूज़ करना है, उसकी मैं पूरी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सीख पाएंगे। इसी चाकबोर्ड की वजह से मेरा बच्चा आज KVS में जो है वो जॉब कर रहा है, क्योंकि मैंने उसको जो चाकबोर्ड की टिप्स दी थी उसको मैंने बताया था कि विदिन मिनट्स जो है वो तेरा पता चल जाएगा कि तेरे को टीचिंग आती है या नहीं आती। और उसको जो है वो इंटरव्यू में 60 में से 56 नंबर मिले थे। ठीक है, तो चाकबोर्ड का उतना ही महत्व है। शुरुआत जितनी अच्छी होगी एंड भी उतना ही अच्छा होगा, तो हम सब ने पढ़ रखा है। तो चाकबोर्ड का कैसे इफेक्टिव यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करना, कब नहीं करना वगैरह, वो सारी चीज़ें। देन क्लासरूम मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, चीज़ों को सही ढंग से रखना। तो क्लासरूम मैनेजमेंट भी उतना ही काम करती है जब हम टीचिंग करते हैं। जैसे एक ही बात का उदाहरण दूंगा, क्योंकि क्लासरूम मैनेजमेंट की पूरी एक वीडियो बनाने वाला हूँ मैं आप लोगों के लिए। हम क्लास में पढ़ा रहे हैं और मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ और मैं बच्चों से पूछूँ, अरे तुम खड़े हो और बताओ मुझे ये क्या होता है। मैं आपको सजेशन देता हूँ, टिप देता हूँ कि आज से आप ये चीज़ करना छोड़ दीजिए। हालांकि लॉकडाउन चल रहा है अभी, तो क्लासेस नहीं चल रही हैं, हम सभी ऑनलाइन जो है वो क्लासेस ले रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन करके हम फीडबैक ले रहे हैं, पेरेंट्स से ले रहे हैं, इस प्रकार से चल रही हैं। या हम जूम ऐप यूज़ कर रहे हैं या गूगल मीट यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। तो लेकिन जब हम क्लासरूम में जाएंगे या उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो आगे से आप बच्चे का नाम लेंगे। ठीक है, अब मैं प्रश्न पूछता हूँ, प्रश्न पूछ के फिर उसके बाद बोलिएगा कि अमित तुम मुझे इसका उत्तर बताओ। ठीक है, हम सब जानते हैं साइकोलॉजिकल जब हमारा नाम लिया जाता है तो हमें अंदर से प्रसन्नता महसूस होती है। तो जितना प्रसन्न बच्चा क्लास में रहेंगे उतना ही ज़्यादा सीखेगा। देन ऑडियो विजुअल एड्स, विदाउट एड्स लाइक टीचिंग एड्स तो हमारी जो है वो टीचिंग जो है वो थोड़ी सी नीरसता भरी रहती है। तो ऑडियो एड्स हो सकते हैं, कोई उनको कोई चीज़ सुनाना चाहें आप, जैसे कि लैंग्वेज वाले अध्यापक खासकर इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन है उनको सिखानी है, उच्चारण उनको सिखाना है, अपनी आवाज़ में सुना सकते हैं, या बहुत सारी शब्द जो है वो उनको सुनाए जा सकते हैं। या विजुअल कोई चीज़ दिखा कर, कहने का मतलब कोई चीज़ दिखा कर, ऑडियो में हम रेडियो सुना सकते हैं उनको,
विजुअल में हम उनको दिखा सकते हैं चार्ट के ऊपर, या एक्चुअल में कोई चीज़ लाकर दिखा सकते हैं। जैसे प्लांट का साइंस में कोई चल रहा है तो हम जो है वो प्लांट बच्चों को दिखा सकते हैं, फ्लावर चल रहे हैं तो एक्चुअल का फ्लावर लाकर बच्चों को उसके पार्ट समझा सकते हैं। तो विजुअल होगा, ऑडियो विजुअल मतलब जो दोनों हैं, बोल भी रहा है और दिखाई भी दे रहा है, लाइक कंप्यूटर और टीवी, और आजकल मोबाइल का ज़माना है तो मोबाइल पर हम बच्चों को कोई चीज़ दिखा सकते हैं कि देखिए ये चीज़ ऐसी होती है। तो वो सारी चीज़ यूज़ करके हम जो है इफेक्टिव कर सकते हैं। देन होमवर्क भी हम क्या देते हैं, आज ये पढ़ा था, जाकर लिखना है कॉपी पर, याद करके ले आना है। बच्चे को हमने खेलने का भी समय देना है, एंटरटेनमेंट का भी समय देना है, और जो क्लास में मैंने करवाया है वो मुझे चेक भी करना है कि बच्चे को समझ में आ गया या नहीं आ गया। तो होमवर्क किस प्रकार का देना है, जैसे कि सही और गलत ढूंढना, टिक करके लाना, मिलान करो, फिलिंग द ब्लैंक्स, इस प्रकार के जितने ज़्यादा आप प्रश्न देंगे उतना ही ज़्यादा बच्चे की नॉलेज जो है वो चेक हो पाएगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के जितने ज़्यादा देंगे उतनी ही बच्चे की नॉलेज जो है वो हम चेक कर पाएंगे। देन स्टिमुलस वेरिएशन, ये जिसको समझ में आ गई उसने तो चुटकी बजा दी टीचिंग की। स्टिमुलस वेरिएशन, स्टिमुलस का मैंने एक साधारण सा अर्थ निकाला है जिसको हम कहेंगे लालच। ठीक है, तो इस पर पूरी की पूरी स्किल है, पूरी वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी सिर्फ इतना ही समझ लो, स्टिमुलस वेरिएशन का मतलब है क्लास का अट्रैक्शन अपनी टीचिंग की तरफ खींचना। तो एक बार ये अट्रैक्शन टीचिंग की तरफ खींच लिया तो पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। पूरा वीडियो बनाऊंगा अलग से, याद रखिएगा। देन कम्युनिकेशन स्किल बड़ी ज़रूरी है। मैं किस प्रकार से शब्दों को बोलता हूँ, किसके सामने किस प्रकार मैं बोलता हूँ, बड़ों के आगे कैसे बोलता हूँ, छोटों के आगे कैसे बोलता हूँ, शब्दों का उच्चारण कैसे करता हूँ, लोकल भाषा कितनी यूज़ करता हूँ। लोकल का मतलब जिसको बच्चे समझ जाएं आसानी से। कब यूज़ करता हूँ, क्या हर बार यूज़ करता हूँ। हिंदी इंग्लिश के अध्यापक, खासकर हिंदी वाले अध्यापक या संस्कृत वाले अध्यापक किस प्रकार की लैंग्वेज में यूज़ कर रहे हैं, या फिर कॉमर्स वाले अध्यापक या इकोनॉमिक्स वाले अध्यापक किस प्रकार की कमर्शियल लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं। वो सारी की सारी कम्युनिकेशन स्किल कहलाती हैं। और देन रिपीटेशन, सब कुछ पढ़ाने के बाद एक बार रिपीट जरूर करते हैं। ठीक है, तो सब कुछ पढ़ाने के बाद में एक बार रिपीट जरूर करना है हमेशा, जो भी हम करवाएंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो के अंदर 4 ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अपने अंदर इम्प्रूव करनी है और मुझे याद रखनी है। ये चारों चीज़ें अगर मैंने अपने अंदर डेवलप कर ली, देन आई एम इक्वल्स टू इफेक्टिव टीचिंग। फर्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन स्किल, जस्ट अभी मैंने आपको बताया। कहीं ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, दूसरों को देखकर सीखो, कैसे बोलते हैं, किस शब्द को बोलते हैं, बड़ों के सामने कैसे बोलते हैं, बच्चों के सामने कैसे बोलते हैं, कब एग्रेशन शो करते हैं, कैसे एग्रेशन शो करते हैं, कब प्यार से बोलते हैं, किस प्रकार से करते हैं। देन नॉलेज, नहीं नॉलेज नहीं आएगी यहाँ पर आप जो है प्रेजेंटेशन लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको रेक्टिफाई कर दूंगा। देन प्रेजेंटेशन, मैं किसी भी चीज़ को इस प्रकार से प्रेजेंट करूं कि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। जो प्रस्तुतिकरण आया था शुरू में, जो हमारे टीचिंग प्रोसेस का सेकंड पार्ट था, इतना आसान ढंग से मैं किसी भी टॉपिक को प्रस्तुत करूं कि बच्चे कम मेहनत करते हुए चीज़ों को समझ जाएं। देन सब्जेक्ट की नॉलेज, ये सभी के पास में है। नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट ये सभी के पास में है। कोई हिंदी का ज्ञाता है, कोई उसका ज्ञाता है। और अगर आप किसी भी टॉपिक पर थोड़ी सी नॉलेज कम रखते हैं तो क्लास में जाने से पहले 10-15 मिनट उसको पढ़ लीजिए। देन टीचिंग स्किल्स, तो टीचिंग स्किल्स का मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं और टीचिंग स्किल्स के ऊपर ही मैं फोकस रखूँगा ज़्यादा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना हमारे टीचर के बिहेवियर में ज़रूरी है। और इसी में सबसे ज़्यादा मेहनत लगेगी। जो इसको कर गया वो समझो पार हो गया। तो इन सभी को मिला ले, कम्युनिकेशन स्किल, देन प्रेजेंटेशन, ये नॉलेज गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रेजेंटेशन, देन नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट प्लस में टीचिंग स्किल्स, ये हो जाएगी हमारी इफ़ेक्टिव टीचिंग। तो इम्पोर्टेंट जो टीचिंग स्किल्स हैं ये मैं आपको हर एक जो साथ के साथ मैंने मेंशन की हैं, इन सभी की अलग अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। इसकी सीरीज़ में चलेगी, ये पार्ट 1 रहेगा और ऐसे ही पार्ट 2, 3 ऐसे करके आ जाएंगे हमारे 8 पार्ट। ये सभी के सभी जो आपके अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स, स्किल ऑफ यूजिंग चॉकबोर्ड राइटिंग, स्किल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस, अगर ये सारी की सारी मैंने कर ली
समझ ली और इम्प्लीमेंट करनी शुरू कर दी तो यकीन मानिए इफ़ेक्टिव टीचर आप बन गए। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी रही, आप किस टॉपिक के ऊपर जो है वो वीडियो चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।